कैफी साहब का जन्म इसी गांव मिजुआ में 21 फरवरी 1918 को एक जमींदार घराने में हुआ था। इनका असली नाम था अतहर हुसैन रिजवी। इन्हें इनके वालिद सैयद फतेह हुसैन रिजवी प्यार से कैफी पुकारते थे। इनके घर का माहौल बड़ा साहित्यिक था और परिवार में शेर व शायरी का काफी चलन था। वालिद फतेह हुसैन रिजवी बाकायदा शायर तो नहीं थे, लेकिन शायरी का उनका ज़ौक़ बहुत बुलंद था। घर में उर्दू फारसी के दीवान बड़ी तादाद में थे। कैफी साहब ने ये किताबें उस उम्र में पढ़ी जबकि उनका बहुत हिस्सा उन्हें समझ में नहीं आता था। हिंदुस्तान में जमींदारी के डूबते हुए सूरज को देखकर फतेह हुसैन रिजवी अपने गांव मिजुआ से बाहर निकले ताकि किसी अच्छी नौकरी की तलाश की जा सके। हालांकि जमींदार घराने के फतेह हुसैन रिजवी नौकरी करेंगे ये उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सैयद फतेह हुसैन रिजवी खानदान में अकेले पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी करने का फैसला कर लिया। घर के लोगों की परवाह न करते हुए वो लखनऊ चले गए। खुशकिस्मती से उन्हें बहुत जल्द तहसीलदारी की नौकरी मिल गई। उसके बाद उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी वहीं बुलवा लिया। लेकिन सबसे छोटे कैफी गांव में अपने चचा के पास रह गए खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाने के लिए। 6-7 साल का लड़का जब वो देखता है कि उसके सब बड़े भाई जो लखनऊ यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, वो आते हैं छुट्टियों में, तो उनका कितना उसकी खातिरें होती है, ये होता है। और गांव मालूम होता है कि खिल गया खुशी से। और वो लड़का कहता है कि मैं भी जाऊंगा पढ़ने। तो उसके चचा कहते हैं कि तुम जाओगे तो ये खेती बाड़ी इतना जो है ये कौन देखेगा, संभालेगा। इन लोगों को तो बड़े भाई ने इस काबिल रखा नहीं कि ये कुछ संभाल सके। उनको पढ़ा के वो कर दिए, शायर को बना कर दिया है, अब तुम यही रहो और ये खेती बाड़ी संभालो। लेकिन अपनी 4 बेटियों की टीबी से हुई मौत से परेशान सैयद फतेह हुसैन रिजवी ने तय किया कि वो अपने छोटे बेटे को दीनी तालीम दिलवाएंगे। कैफी यानी सैयद अतहर हुसैन रिजवी लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस में दाखिल करवा दिए गए। लेकिन इस मदरसे से सैयद अतहर हुसैन मौलवी नहीं बल्कि इनकलाबी शायर बनकर निकले। मदरसे में हुई हड़ताल दरअसल वो पड़ाव था जब अपने साथियों में जोश भरने के लिए कैफी का गजल की शगुफ्तगी से इनकलाबी शायरी की तरफ रुझान हुआ। गांव से अपने निकल के आए लखनऊ से एजुकेशन के लिए आए, लेकिन वहाँ से फिर हम कानपुर गए। कानपुर में वहाँ मजदूरों के जो यूनियन थी, मजदूर सभा, वो बहुत ताकतवर सभा थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के तले थी। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी। बल्कि ये वाक़या उस वक्त का है जब रूस के बहुत बड़े हिस्से पर एक हद तक हिटलर का कब्जा हो चुका था, नाजियों का। और वो स्टालिनग्राड में जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, एक एक खिड़की पर उस तरह से। तो मैंने एक नज़्म लिखी और वो नज़्म मैंने यहाँ से जो कम्युनिस्ट पार्टी का पेपर निकलता था कॉम्युनिस्ट, उसको भेज दी। मगर उसमें अपना पता वता नहीं लिखा था, इस डर से कि इतना बड़ा पेपर और मेरी नज़्म, मेरा कोई नाम नहीं है, वो क्यों छापेंगे। मगर वो नज़्म छापी उन्होंने। और उसके बाद मैंने जो जिस लिफाफे में वो भेजी थी उस पर मोहर थी कानपुर की। तो इनको मालूम हुआ कानपुर से आई है ये। तो इन्होंने अपने पार्टी को, कानपुर पार्टी को लिखा कि भाई ये एक नज़्म आई है और लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, पता नहीं लिखा है। ऐसा लगता है कि ये कोई सरकारी मुलाजिम है जो खौफ की वजह से नाम नहीं लिखा है उसने। मगर तुम लोग ढूंढो। वो तलाश करते रहे हमको। और हम उस वक्त कानपुर में थे और बहुत पॉपुलर हो रहे थे शायर की हैसियत से, खासतौर से मजदूर हल्के में। कभी
तो आए एक ऐसा भी यौम आज़ादी मेरे वतन को अता कर दे जो शबाब नया। तो हमारी तलाश शुरू हुई पार्टी को कि ये कहाँ होंगे साहब, कहाँ। तो आपने नाम सुना होगा, हमारे सीनियर पोइट है और बहुत डियर पोइट सरदार जाफरी, वो गए वहाँ मुशायरे में, वहाँ मैं भी था। हम और रमेश सिन्हा पार्टी की पॉलिसी समझाने के लिए दौरे पे निकले थे और मुझे ये याद है कि लखनऊ में रात को एक महफिल में घरेलू मैंने इनको सुना कैफी को, और शायद मैं इनकी नज़म भी साथ ले गया था। बालिए के हमने ये सोचा कि इनका मकाम ये नहीं है, इनका मकाम कम्युनिस्ट पार्टी है और तरक्की पसंद तहरीक है, जिसके प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तुम बम्बई आओगे, आ सकते हो? मैंने कहा मैं तो बड़ी खुशी से आऊँ, मगर मैं वहाँ क्या करूँगा आके। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो बहुत है और वो ख़ासतौर से हमारा पेपर जो निकला है उसमें ज़रूरत है, तो अगर तुम आ सको तो आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। हमने वहाँ सज्जाद ज़हीर से और पीसी जोशी से मशवरा किया। तो आइडियालॉजी तो मैं वो अपना ही चुका था, मैं कुछ चीज़ तैयार हो गया। और उस वक्त मेरे फादर थे गांव में, यहाँ भाई थे बड़े लखनऊ में, यहाँ मैं उस वक्त था। तो उन्होंने फादर को लिखा कि ये है, ये बम्बई जाना चाह रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में जाना चाह रहे हैं, हम रोकते हैं तो ये नहीं रुकते, तो आप आ जाइए एक दिन के लिए सही और इनको मना कीजिए। तो अब्बा आए हमारे लखनऊ। उस दिन इत्तेफाक से यह है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मैं भग जग करता था, तो उसमें बेहोशी में मैं कम्युनिस्ट इनकलाब जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद ये सब करता था। तो अब्बा ने ये सब सुना और बड़े भाई से मैंने पूछा भाई अब ये हमारे किस काम के हैं, अगर हम ज़बरदस्ती रोक लिया भी तो किस काम के, इनको जाने ही दो। कैफी तो शायद आमादा बैठे हुए थे इसके लिए, तो ये आ गए और हमारे एडिटोरियल स्टाफ में कैफी भी शामिल हो गए। कैफी की आवाज़ बहुत ही इनकलाबी आवाज़ थी वो, और हमारे यहाँ जितने भी मुशायरे होते थे या फंक्शंस होते थे उनमें सबसे ज़्यादा कैफी को दाद मिलती थी। प्यार होगा न ज़माने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी न इबादत होगी। और फिर वो मौका भी आया जब जिंदगी का आईना जगमगा उठा। मुंबई से एक मुशायरे में शामिल होने के लिए कैफी जब हैदराबाद पहुंचे तो वहां उन्हें फिरदौस से गुमशुदा मिल गई, यानी वो सूरत मिल गई जो वजूद में लहू बनकर गर्दिश कर रही थी। वो सूरत, वो उनकी मोहब्बत, यानी शौकत आज़मी, बकौल कैफी के मोती। भाई देखिए, कैफी आज़मी से मेरी पहली मुलाकात से पहले कोई उनके बारे में मैं नहीं जानती थी, बल्कि मैंने ये सुना था कि हैदराबाद में वो आए थे, मुशायरा लूट के ले गए थे, तो उनको मुझे देखने का शौक़ तो थोड़ा सा था, थोड़ा सा। तो उसके बाद ये हुआ कि मुशायरे में कैफी आज़मी, अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ये लोग आए थे। हम लोग उस वक्त हैदराबाद में थे और मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मैट्रिक में। तो ये हमारे घर में ही ठहरे थे। मेरे घर से मतलब है कि मेरी बड़ी आपा के घर में, तो मैं भी उनसे मिलने गई थी और वहीं ठहरी थी। तो उसके बाद मैं और मेरे बड़े भाईजान मुशायरे में गए, हमारी सामने सीट थी, तो मैंने देखा कि एक इंतहाई हैंडसम आदमी ये सच्ची बात है, अगर मैं उनकी तुमको पुरानी तस्वीरें दिखाऊं तो तुम मान जाओगे कि वो किसी हीरो से कम नहीं थे।
और उनके पढ़ने का जो अंदाज था, जिस तरीके से वो हाथों का इशारा और ये वो, और उन्होंने एक नज़्म सुनाई थी ताज। और उस ज़माने में, ये मेरे ख्याल में कम से कम 49 साल पहले की बात है। हमारी शादी 47 में हुई थी और अब 47 की बात आप लगा लो तो एक कम 50 साल हो रहा है, माशाल्लाह, टच वुड। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं और भाईजान जो है बैठे हुए इनकी नज़्म सुन रहे थे और हमको इतनी हैरत हो रही थी, और ख़ास तौर से मेरे भाईजान को, बड़े भाईजान को, कि इतना यंग लड़का और ये मतलब ताज के बारे में कह रहा है कि ये कशकूल है जो भरता ही नहीं, और इस तरीके से। तो मैंने भी ज़रा देखा गौर से कि ये साहब कुछ अच्छे दिलचस्प आदमी मालूम होते तो और मैं खुद बहुत नखरे पिट्टी लड़की थी और बेइंतहा अच्छे कपड़े वपड़े पहन के और अपने को खूब समझती थी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने देखा कि कैफी आज़मी जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो लड़कियां बिल्कुल मक्खियों की तरह उन पे गिर रही हैं और अपने ऑटोग्राफ बुक ले रही हैं और ये वो। तो ज़रा मेरा ईगो हर्ट हुआ, तो मैंने पहले जो है सरदार जाफरी और मजरू वगैरह से अपने ऑटोग्राफ बुक पे उनकी सिग्नेचर ले ली। उसके बाद हम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैंने, हाँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद कैफी के पास गई और उनसे ऑटोग्राफ मांगा। तो उन्होंने इतना मुहम्मल शेर उसके ऊपर लिखा कि मुझे गुस्सा आ गया बहुत बुरी तरह। तो फिर ये हुआ कि हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि आपने मेरे ऑटोग्राफ बुक पे इतनी बुरा शेर क्यों लिखा? तो उन्होंने, कैफी साहब ने हंस के कहा कि फिर आपने मुझसे पहले और शायरों की क्यों ऑटोग्राफ लिया? बस फिर मैं समझ गई कि बात कुछ और ही है तो उसके बाद ये हुआ कि हमारा थोड़ा थोड़ा इश्क शुरू हो गया, और ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। मगर ये है कि हमारे घर वाले सब बहुत खफा और नाराज़ हो गए, इसलिए कि ये 45 रुपए इनकी वेज थी और ये मेरे सारे नखरे नहीं उठा सकते थे, मेरे कपड़े नहीं पहना सकते। फिर वहाँ से हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में इनको जहाँ ठहराया था वो अब्बाजान का ऑफिस था, तो हमारा घर और ऑफिस साथ मिले हुए थे। तो नतीजा ये निकला कि मेरी बहनों ने बीच में ताला डाल दिया और मुझे नहीं मिलने दिया कैफी से, और कैफी रोते हुए जो है वहाँ से चले गए और बगैर मुझसे मिले। तो मैं पागलों की तरह जब कैफी चले गए तो गई उस कमरे में और टटोला कि कहीं उनका पता वता कुछ तो मुझे मिल जाए। तो मालूम हुआ कि एक राइटिंग पैड के ऊपर कैफी की एक छोटी सी नज़्म शौकत के नाम लिखी हुई थी और नीचे अपना पता लिखा था। तो वो नज़्म बहुत अधूरी सी मुझे याद है, मैं फिर भी आपको सुनाऊंगी। वो चांद जिसकी तमन्ना थी मेरी रातों को, तुम ही वो चांद हो इस चांद सी जबी की कसम। वो फूल जिसके लिए मैं चमन चमन में गया, तुम ही वो फूल हो रुखसार अहमरी की कसम। तलाश जिसकी मेरी रूह शायरी को थी, वो सहर व नगमा इसी चश्म के बार में है। घुली हुई है गुलिस्तां की चांदनी जिसमें, वो गुंचगी इसी लब में इसी अजार में है। लचकता कांपता कामत घने घने गेसू, मुझे समा है तू मेरे हसीन ख्वाबों का। मगर मैं उस वक्त बहुत दुबली थी, अब बहुत मोटी हूँ तो खैर बहरहाल ये ख़त मैंने ये देखा और उसके बाद मैं पागलों की तरह मैंने वो पता लिया और इनको ख़त लिख डाला और फिर इनका जवाब आया और इस तरीके से फिर हमारी ख़तों की किताबत शुरू हो गई। लेकिन ये कैफी का पहला इश्क नहीं था। उनके पहले इश्क की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। उस जमाने में किसी लड़की को पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो उनसे हमको दिलचस्पी पैदा हो गई और उसको मुझसे और मुझे उससे। अच्छा, उनके बाप ने मुझे बुलाया और उनका देखिए आजकल एक केस चल रहा है इलाहाबाद में, और हमारे उसमें फैमिली बड़ा शोर होगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं, मगर फैमिली की बात होगा। मेरी राय है कि आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए। मैं वादा करता हूँ जैसे हालात समझे फैमिली के, तो मैं आपको बुला लूँगा और शादी कर दूँगा।
तो अमेरिकन को में एक रोमांटिक ढंग है, वो मुझे भूल गए, इसकी शिकायत क्या है, तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। मगर उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं बेवकूफ़ बन गया का वरना कोई का कहने कहीं लड़की से नहीं बताइए, एक बार आप चले जाइए कहीं दूर। हम चले गए, अच्छा गए भी कि इतनी दूर, हम चले गए हैदराबाद। हाँ, कैफी ने एक खत मुझे खून से लिखा था, तो मैं ज़रा डर गई थी। तो कैफी ने कहा, वो अब्बाजान ने कहा कि देखो बेटे, ये शायर लोग बहुत चालू होते हैं, ये जो है बहुत आराम से एक दरख्त के नीचे बैठे होंगे और ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरे के खून में कलम डुबा के तुमको खत लिख रहे होंगे, इसलिए तुम इतनी मुतासिर मत हो, तुम उनको अपने जाके ज़िंदगी उनकी देखो, मैं तुमको ले जाऊंगा अपने साथ। मेरे अब्बा बहुत ब्रॉड माइंडेड और अंडरस्टैंडिंग के आदमी थे और एक्साइज के सुपरिटेंडेंट थे, तो वो मुझे लेकर गए और मैंने देखा कि ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और बहुत अच्छे लोग हैं जो भी हैं। सज्जाद ज़हीर के घर में हम ठहरे थे और वहाँ सज्जाद ज़हीर और जोश मलिया आबादी और ये सब लोग थे, तो उन्होंने कहा यहीं शादी कर दीजिए, इसलिए कि ये वहाँ जाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम पैदा होगा, तो उससे अच्छा। तो फिर हमारा निकाह जो है सज्जाद ज़हीर के घर में हुआ। एक नज़्म है जिसका उन्वान है तुम, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ, वो भी मुझ पर कही हुई है। शुगुफ्तगी का, लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम, जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्तां हो, जो एक कली में है पिन्हा वो लालजार हो तुम, हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, गुरूर कलियों का फूलों का इंकिसार हो तुम, तुम्हारे जिस्म में ख्वाबीदा हैं हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम, खुदा करे किसी दामन में जज्ब हो न सके, ये मेरे अश्क हसीं दिल से आश्कार हो। शादी तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हो जाती है, मगर ये कि उसके साथ वो बच्चे भी शुरू हो जाते हैं तो खर्च तो बढ़ता है। मेरे पास तो इनकम थी नहीं ऐसी, तो कोई और उस वक्त मेरा वारंट था। बहुत परेशानियां थी क्योंकि कैफी अंडरग्राउंड चले गए थे और हमारी कोई आमदनी नहीं थी। ये खबर आ रही थी कि अब बच्चा नया मेहमान जल्दी आने वाला है या, तो खैर मैं परेशान था उन दिनों काम के लिए कि कोई ऐसे मिले। ये बात शाह लतीफ़ साहब को मालूम हुई, किसी और जरिए से मैंने नहीं कहा, तो वो किसी तरह ढूंढते हुए वहाँ तक आए
पार्टी उनको जानती थी कि वो पार्टी के हमदर्द है, इसलिए उनको बता दिया गया मेरा पता कि मैं कहाँ हूँ। वो आए और उनका कैफी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसके गाने तुम लिख दो, मगर एक शर्त है कि पैसे मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारी बीवी को भेज दूंगा। मैंने कहा शाहिद भाई यहाँ पैसे लेके मैं करूँगा भी क्या, मैं पैसे उन्हीं के लिए भेजना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ 1948 में और 1949 में वो गुजर गया। दवाएं भी उसको बेचारे को नहीं मिली और ये ख़त्म। मैं फिल्म का गाना लिख सकूँगा इसमें मुझे ताज्जुब पूरा यकीन नहीं, इसलिए मैंने आज तक लिखा नहीं और सोचा भी नहीं था कभी कि ये काम करूँगा। मगर इत्तेफाक से वो गाना एस.डी. बर्मन साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे और सिचुएशन शाहिद भाई ने मुझे बताई। एस.डी. बर्मन साहब से रात को जाके मिले हम और उन्होंने ट्यून दी। वहाँ ये होता है कि गाना ट्यून पर लिखना पड़ता है, पहले म्यूजिक डायरेक्टर एक ट्यून बना लेता है, बिल्कुल वैसा है जैसे कब्र खोद दी और यह है कि अब मुर्दा लाओ, इस साइज का मुर्दा ले आओ, तो कभी मुर्दा का सर बाहर रह जाता है, कभी पाँव बाहर रह जाता है। मगर हमारे उस गाने में यह था कि पूरा फिट बैठ गया था, इससे लोग समझे कि ये अच्छे मुर्दे गाड़ लेंगे, इसलिए इसको रख लूँ। चुनाचे वो गाना पॉपुलर भी हुआ, मकबूल हुआ। उसका मैं आपको वो याद दिला दूँ, मुखड़ा शायद सुना होगा गाना आपने कि रोते रोते गुजर गई रात रे, याद आई तेरी हर बात रे। कॉमरेड कैफी आजमी की बीवी बनकर शौकत आजमी ने भी अपने खाविन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ठान ली और फिर शुरू हुई जिंदगी की जद्दोजहद। तो एक मरतबा मैं अपने कमरे में बैठी हुई एक टिकोजी काट रही थी और मैं सोचती थी कि कभी तो मेरे पास टी सेट होगा और मैं चाय पीऊँगी और करूँगी। तो इतने में मैंने देखा कि पीसी जोशी आ गए वहाँ पर और वो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के। तो मैं ज़रा डर के जल्दी से खड़ी हो गई, तो कहने लगे कि बैठो बैठो, सारा दिन तुम क्या काम करती रहती हो। तो मैंने कहा कि जी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, कम्युनिस्ट लड़की ये कभी नहीं, कम्युनिस्ट बीवी कभी ये नहीं कहेगी कि मैं कुछ नहीं करती। उसको एक तो अपने शौहर के साथ काम करना चाहिए पार्टी का, फिर दूसरे उसको पैसे कमाने चाहिए और तीसरे जब बच्चे हों तो उनको एक अच्छा शहरी बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिस्ट बीवी के लिए। तो मेरा कच्चा सा दिमाग था, मैं बहुत यंग थी, तो बस मेरे दिमाग में वो बैठ गई चीज़ कि मैं कमाऊंगी भी और काम भी करूंगी। मैंने ये महसूस किया कि कमाना भी बहुत ज़रूरी है। उस वक्त भी मैं थोड़ा बहुत कमाती थी, मतलब ये है कि ऑल इंडिया रेडियो पे चली गई या डबिंग कर लिया या कुछ गाने में शरीक हो जाती थी प्रेम धवन के साथ, तो कोरस में कभी कुछ मिला। तो पहली बार मुझे 30 रुपए मिले तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ है। मेरी बीवी जो अच्छे खासे घराने के खाते पीते माँ बाप की बेटी थी और बहुत आयश में उन्होंने गुजारे थे अच्छे दिन अपने। उन्होंने इस हालत में मेरा साथ दिया पूरी तरह से, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने पृथ्वीराज कपूर का एक ड्रामा देखा पठान, वो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। फिर मैं गई और जाके जोरापा से मेरी दोस्ती हो गई थी जो वहाँ पर काम करती थी, वो मुझे लेकर गई, पापा जी से मिलाया और उन्होंने मुझे फ़ौरन रख लिया। उसके बाद तो फिर मेरी थिएटर की ज़िंदगी शुरू होती चली गई और मैंने कई ग्रुप्स में काम किए और बहुत बड़े बड़े रोल किए। मतलब एलेक पदमसी के साथ काम किया और सज्जन के साथ काम किया। पगली एक ड्रामा था जिसके अंदर मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और उस वक्त से अब तक मैं कैफी के साथ और बहुत खुश हूँ। इस नज़्म का उन्वान है एक लम्हा। ये जब मैं और कैफी सुबह के वक्त चाय पीते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। मैं तो बेहद बात करना चाहती हूँ मगर कैफी साहब कभी नहीं बात करते और अखबार पढ़ते रहते हैं। और इसी माहौल पे
उन्होंने एक नज्म कही है, एक लम्हा। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा जिनमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबे, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे।